एक सवाल दिया था मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का, और मुश्किल सवाल है वो। मैंने यही कहा था कि आप कल जरूर ट्राई करिए, उसमें मसले होंगे बिल्कुल डिस्कस करूंगा, तो मैं इसको डिस्कस करने लगा। इसमें आपको सोल्यूशन मैंने दिया था, ये कहा था कि जो पीछे सोल्यूशन है तो वो सही, लेकिन डिफरेंट तरीकों से, जिसने आपको सिखाया वैसे डिफरेंट तरीकों से, तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको खुद दिया था। अच्छा, जो दिया भी था उसमें भी मैंने कोई एक दो लाइनें थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखनी, लेकिन वही है जिसने आपको सिखाया हुआ है, तो थोड़ी सी अगर आप अकल लगाएंगे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, तो ये वही है जिस तरह से आपको सिखाया था। करता हूं, डिस्कस करता हूं। ये जो हम लोगों ने सवाल सिग्मा और बीटा और थीटा वाला किया था ना, ये उसी का एडवांस वर्जन था। वो जो सिग्मा बीटा वाला था उसको मैं दोबारा बताता हूं। एक प्रोसेस 1 था, उससे सिग्मा और बीटा बनते थे, साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता था। सिग्मा तो फौरन बिकता था, बीटा अगले प्रोसेस में जाके थीटा बनता था, और पूछा हुआ था सिग्मा और थीटा की कॉस्ट। तरीका क्या किया था, पहले हमने प्रोसेस 1 सॉल्व किया था। ये मैं सिग्मा बीटा वाला सवाल दोहरा रहा हूं। पहले प्रोसेस 1 सॉल्व किया था, उस प्रोसेस 1 को सॉल्व करने के बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली थी, फिर उसको सिग्मा और बीटा में बांटा था। कैसे बांटा था? एनआरवी में। सिग्मा की एनआरवी पर यूनिट दी हुई थी, बीटा की नहीं दी हुई थी। क्यों नहीं दी हुई थी? क्योंकि बीटा ने फर्दर प्रोसेस होना था, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें पता नहीं थी, सवाल पर हमने ये रोक दिया था। फिर हम चले गए डिपार्टमेंट बी पे, डिपार्टमेंट बी को सॉल्व किया था, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई, कॉस्ट पर यूनिट निकाली, और कन्वर्जन वाला पोर्शन जो कि 30-40 रुपए निकला था या 80-85 रुपए निकला था, 81.3 निकला था शायद, उस कन्वर्जन पर यूनिट को लेके फिर जो जगह खाली छोड़ी हुई थी वहां पहुंचे थे। प्रोसेस 1 में कॉस्ट एलोकेशन पूरी कर ली थी, फिर वहां से जो बीटा की कॉस्ट निकली थी उसको लेके फिर वापस प्रोसेस 2 में आए थे, और प्रोसेस 2 में आके उसको कॉस्ट की जगह रख के पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी। ये बेहतर है कि आप लेक्चर यहीं रोकिए ना, क्योंकि जो सवाल में भी डिस्कस करने लगा प्लैटिनम वाला, अगर आप बीटा वाला सवाल रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये डिस्कशन आसान हो जाएगी। तो आप लेक्चर यहीं पॉज करके आप एक काम करिए कि बीटा वाले सवाल को, मुझे सिग्मा बीटा परसों क्लास में कराया था, आप उस सवाल को कल वाली क्लास में कराया था, आप उस सवाल को दोबारा देख लें, उसका सॉल्यूशन दोबारा देख लें, फिर बेटर डिस्कशन का फायदा है। तो आप दोबारा देख लीजिए। हाँ जी, अब आप मुझे लगता है कि रिवाइज करके ही वापस आए हैं। देखिए दोबारा सवाल की। चलिए, केमिकल वाला प्लैटिनम केमिकल समझते हैं। इसमें दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1 में से एक जॉइंट प्रोडक्ट 101 और एक 202 बनता है, और साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है। जो 101 है वो बिक जाता है, जबकि जो 202 है ये फर्दर प्रोसेस होके प्लस बन के बिकता है जे प्लस। तो ये जो J101 है बिल्कुल वैसे ही जैसे कल वाले सवाल में सिग्मा था, और जो बाय प्रोडक्ट था यहाँ भी बाय प्रोडक्ट है, और ये जो 202 है ये बिल्कुल वही है जो बीटा था, और वो बीटा फर्दर प्रोसेस होके थीटा बनता था, तो जो थीटा है वो यहाँ जे प्लस है। और आपसे रिक्वायरमेंट में कल वाले सवाल में पूछा हुआ था 5 यूनिट कॉस्ट, यहाँ पर पूछिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। J101 यानी सिग्मा और जे प्लस यानी थीटा, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेन ढांचा वही है। प्रोसेस 1 समझते हैं पहले। प्रोसेस 1 की वर्किंग से ही समझाता हूं, जो आपको सॉल्यूशन दिया था उस वर्किंग से ही देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं वर्किंग 2 पे आ रहा हूं। प्रोसेस 1, इसमें इनपुट ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं, इनपुट ही है, तो लॉस भी फिर उसी का परसेंटेज है। आल्दो के क्वांटिटी स्केड्यूल्स में डिफरेंट शक्ल का बनाया हुआ है, लेकिन चलिए जिस शक्ल का बनाया है वो भी बना देता हूं। इनपुट 12000, इसी का 10% नॉर्मल लॉस है। बाय प्रोडक्ट है कितना? 1000। आउटपुट दो है, J101 है और J202 है। 4000 एक है, 4500 और 5000 एक है, यानी 9500 आउटपुट है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस निकल आएगा 300। मैंने जो सॉल्यूशन में वर्किंग 2.1 की हुई है वो इसको आंसर निकाल लिया है, आप ऐसे कर लें। एबनॉर्मल लॉस निकला है 300 यूनिट्स। लॉस के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, यानी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 0%। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 0%। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता भी तो ओपनिंग ऐड ना होता और क्लोजिंग लेस ना होता, क्योंकि 0% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें इसी 12000 पे लगना था, लगा दिया। अब यहां से आगे आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देख लीजिए वर्किंग 2.2, कंप्लीटेड यूनिट्स 9500, मटेरियल कन्वर्जन दोनों में, और एबनॉर्मल लॉस मटेरियल में पूरा और कन्वर्जन में 0। कन्वर्जन में क्यों 0? क्योंकि इंस्पेक्शन से 0% है। कहां लिखा 0% एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो कन्वर्जन 0% है, और एबनॉर्मल लॉस के सामने कन्वर्जन में फिर 0 यूनिट्स आ गए। ये हो गई प्रोसेस 1 की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 9800 और 9500। इसको लेके कॉस्ट पर यूनिट निकाली वर्किंग 2.3। जो न्यूमरेटर है वो सवाल में दिया हुआ है 5748 और 2610। फिर उसमें से मटेरियल में से लेस किया हमने सेल वैल्यू स्क्रैप की, वो माइनस कर दी। फिर इस सवाल में कल से डिफरेंट ये है कि हम नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वैल्यू आ गई, और ये रिकवरी वैल्यू कैसे निकाली ये पहले मैं सवाल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मल लॉस का 1 लीटर है वो 0.8 किलो में कन्वर्ट होता है और फिर वो 100 रुपए किलो बिकता है। ये पहले भी 2 दफा हो चुका हुआ है, टेस्ट पे भी डाला था, और इसके अलावा एक सवाल भी डिस्कस हुआ है स्प्रिंग 19 का गालिब, उसमें भी पॉइंट डिस्कस हुआ था। तो वो सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ गई, रिकवरी वैल्यू। फिर इसके न्यूमरेटर को ऊपर वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट निकल आई 525.71 और 274.74। ये वर्किंग 2 थी। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जैसे मैंने किया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। मैंने कहां किया हुआ है? मैंने किया हुआ है वर्किंग 1 की पहली ही लाइन। वर्किंग 1 की पहली ही लाइन आप ये भी कर सकते हैं, जो मैंने किया हुआ क्या किया वो भी बताता हूं, और आप ये भी कर सकते हैं जो कल बीटा वाले सवाल में किया था 9500 इनटू ए पर यूनिट कॉस्ट कितनी बोली है मैंने? 525.71 प्लस 274.74 7604 जो मैंने वर्किंग 1 में पहली लाइन लिखी हुई है जॉइंट कॉस्ट वो ये लिखी हुई है। फर्क क्यों है? फर्क थोड़ा सा इसलिए है कि एक तो मैंने 95 को से मल्टीप्लाई करके दिखाया, कन्वर्जन थी ही 9500 की। देखें कन्वर्जन में जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है 26 10 को डिवाइड 95 से किया, फिर मल्टीप्लाई 95 से कर रहे हैं, तो वो तो 26 10 ही आना था पूरा। वैसे कर ले, मैंने वैसे ही 26 10 लिख दिया, चाहे ऐसे कर लें। जो 30 40 रुपए का फर्क है ना वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है। जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वर्किंग 1 में पहली लाइन 7604245, यहां पर आ रहा है 275, तो जो 30 रुपए का फर्क है वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। जो पहले वर्किंग 1 में लिखा है वो नहीं समझ आ रहा है, लिख लीजिए बिल्कुल वैसे ही जैसे बीटा सिग्मा का सवाल किया था। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली, अब क्या करना है? इसको बांटना है बीटा और सिग्मा में, यानी J101 और J202 में, बिल्कुल बीटा सिग्मा की तरह। ये भी मैंने वर्किंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से कर दी ताकि थोड़ी वैरायटी जब आप देखते हैं ना तो अकल और बढ़ती है। नहीं पुराने तरीके से करना चाहिए, पुराने तरीके से कर लें। यूनिट्स, एनआरबी, टोटल एनआरबी,
101 के यूनिट्स, 202 के यूनिट्स, इसके हैं 4500, इसके हैं 5000, इसकी एनआरवी दी हुई है। क्या एनआरवी दी हुई है? 1200 का बेचते हैं, इसकी एनआरवी दी हुई है 1200 का बेचते हैं 120 पैकिंग खर्च करके 1080। इसकी एनआरवी का वही मसला है। क्या मसला है? 202 नहीं बेचते, जे प्लस बेचते हैं, और जे प्लस कितने का बेचते हैं? 1400 का। माइनस क्या नहीं पता, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं पता। ये बिल्कुल कल वाले पैटर्न पे सवाल हो रहा है। तो इसको फिर यहीं रोक दिया और फिर प्रोसेस 2 पे चले गए, और प्रोसेस 2 में जाके वर्किंग 3 में आ जाते हैं। वर्किंग 3 देखिए, वर्किंग 4 सॉरी, वर्किंग 4। वर्किंग 4 में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया और क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा पूरा आ गया, यानी ट्रांसफर इन है ये 4500, नॉर्मल लॉस इसी का 10% 450, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है 650, आउटपुट दिया हुआ है 3400। बैलेंस करें, बस हो गया बैलेंस, कोई नॉर्मल लॉस नहीं। तो प्रोसेस 2 में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। तो जो वर्किंग 4.1 है वो मैंने यही क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया है। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई, उसमें देखिए कंप्लीटेड यूनिट्स आ गए दोनों कॉलम में, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस मटेरियल में पूरा है, यानी P1 कॉलम में पूरा है। अब ये P2 आ गया ना, प्रोसेस 2 P1 कॉलम में पूरा है, कन्वर्जन में 70% है, दिया हुआ 70%। फिर इस ईपी के बाद पर यूनिट कॉस्ट निकाली। पर यूनिट कॉस्ट के लिए P1 वाली कॉस्ट हमें अभी नहीं पता, कब पता चलेगी? जब ये बांट लेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट पता है, दी हुई है। तो कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई थी 1542 सवाल में, उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 400, और ये वही है जो यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आनी थी, बिल्कुल जैसे कल 81.3 निकाला था, बिल्कुल वही करें। सेम पैटर्न का सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और एडवांस। अब इससे हमारी एलोकेशन सॉल्व हो जाएगी। अब आप वर्किंग 1 देखें तो वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। वर्किंग 1 में मैंने सिर्फ इतना किया कि ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिया ना, ये मैंने वर्किंग 3 में इसको अलग से सॉल्व कर दिया हुआ, यानी अलग से वर्किंग 3 कह के ये सॉल्व किया, और वर्किंग 1 में इसकी बेस पे जॉइंट कॉस्ट को बांटा हुआ। तो वर्किंग 1 देखिए वो पूरी हो चुकी। वर्किंग 1 में इस जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया है। तो इस 7604 में से 414101 के हिस्से में आ गया, और 3456202 के हिस्से में आ गया। जो 202 के हिस्से में आया, वो जो जहां जगह खाली छोड़ दी थी वर्किंग में, वहां पर वापस आ जाते हैं। कहां? आप आइए वर्किंग नंबर 4 में वापस। पर यूनिट कॉस्ट का न्यूमरेटर मिल गया हमें, P1 कॉस्ट का, वहां से पर यूनिट कॉस्ट P1 वाली भी निकल आएगी। अब सवाल की मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। सवाल का मेन सॉल्यूशन J101 देखिए 4147, ये वही जो भी कॉस्ट बांटी है, जैसे कल सिग्मा की कॉस्ट बांटी थी 101 की कॉस्ट बांट दी। उसके नीचे पैकिंग कॉस्ट, ये तो दी हुई है ना, पैकिंग कॉस्ट ये तो इनका होनी है, हो चुकी है, होनी है ना, बेचेंगे तो होगी। तो ये भी बेचने की कॉस्ट है, कॉस्ट सेल में डाल दिया। इस पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सेलिंग एक्सपेंस है, कॉस्ट सेल का हिस्सा है। तो लिक्विड है, लीटर में बांटते हैं, तो चुलू भर के थोड़ी देते होंगे, पैकेट में लपेट के देते होंगे, पाउच होते होंगे, तो ये कॉस्ट इन्वेंटरी कॉस्ट का पार्ट है। तो इसकी पैकिंग कॉस्ट भी कॉस्ट सेल का हिस्सा बन गई। 120 रुपए दिया हुआ है, 5000 यूनिट 101 के बेच रहे हैं, तो ये J101 की कॉस्ट हो गई। और J प्लस की कॉस्ट जैसे मैंने किया है ये भी कर सकते हैं, और जैसे कल उसकी कॉस्ट निकाली थी वैसे भी कर सकते हैं कि 3400 यूनिट्स इनटू पर यूनिट जो वर्किंग 4 से निकली है, एक निकला है 853.45 और एक निकला है 400, ये J प्लस की कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे मैंने किया हुआ, मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ, आप इसमें ब्रैकेट में लिख लें, तो ये J प्लस की कॉस्ट बन जाएगी। ये था सवाल, बिल्कुल सिग्मा बीटा वाले पैटर्न का था, एक दो चीजें कुछ एडवांस थी। अभी आप इसको फिर एक दफा फिर दोबारा करिएगा, ये जो मैंने डिस्कस कर लिया आप इसको दोबारा करिएगा। नहीं फिर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, सवाल आसान करना पड़ेगा, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत है। ये तो पता नहीं स्प्रिंग 20 का सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा कर बैठे माइक वाले कि सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे। चलो शुक्र है, ये भी अभी देखते देखते आ गया। हाँ अभी सॉल्यूशन आ गया इसका, चलो गुड। चलिए स्प्रिंग 20 फिर ना मैं इसका सॉल्यूशन पहले देख लूं अच्छे तरीके से जो आया, अगर ठीक लगा तो इसको एक दिन होमवर्क देकर डिस्कस कर लूंगा, अगर इसमें मसले लगे तो फिर मैं अलग से आपको सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। और उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा अब जो ऑटम 19 का प्रोसेस कॉस्टिंग था वो आसानी था, लेकिन उसमें ना मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग साथ मिक्स हुआ है, तो वो मैं आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा जाके। तो ऑटम 19 आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कराऊंगा, स्प्रिंग 20 भी मुझे सॉल्यूशन देखने दें बताता हूं। उसके अलावा स्प्रिंग 19 हमने कर लिया, ऑटम 18 ये भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ लेंगे। ऑटम 17 हो गया डिस्कस, स्प्रिंग 17 हो गया, स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 15, ऑटम 15, ऑटम 14, ये हमने तकरीबन प्रोसेस कॉस्टिंग सारी ही कर ली है डिस्कस। स्प्रिंग 20 सॉल्यूशन देखूंगा, पहले फिर बताऊंगा ऑटम 19 और ऑटम 18 ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ लेंगे, वो उनके बाद ही कर सकेंगे। उसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग बस खत्म है। बजटिंग हमने शुरू की थी और एक आसान सवाल से शुरू किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाते जाते हैं। कैश बजट करा रहा हूं मैं, और कैश बजट में भी मैं पहले आपको ट्रेडिंग बिजनेस करवा रहा हूं। चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर आगे लेवल और बढ़ा लेंगे, फिर और इस तरह से चलते हैं। अच्छा वैसा करिए कि कुछ नोट्स लिखिए, कुछ नोट्स लिखें फिर सवाल कराता हूं।
नंबर 1 ये लिखें, बल्कि पहले समझ लें फिर अपने अल्फाज में लिख लेना। कल जो सवाल मैंने बजटिंग का कराया था उसमें मैंने तकरीबन सबके बारे में ही पेमेंट टर्म्स बताई थी। यानी ये कहा था कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं वो सेम मंथ पे हो जाते हैं, सेल्स ऐसे पैसे आते हैं, क्रेडिटर्स को इस तरह पैसे देते हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगले महीने पे होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस सेम मंथ पे होते हैं। ये मैंने हर एक के बारे में बताया था। अगर किसी एक के बारे में ना बताया होता, जैसे मैं कहता कि एडमिन एक्सपेंसेस इतने पर मंथ है या एडमिन एक्सपेंसेस जून जुलाई अगस्त के इतने इतने हैं, ये ना बताता कि इसके पैसे कब जाते हैं, तो क्या अज्यूम कर लेते? सेम मंथ। तो नोट ये लिख लें कि अगर आपको किसी आइटम की पेमेंट टर्म्स नहीं बताई तो हम सेम मंथ अज्यूम कर लेंगे। यानी अगर आपको कहा ना कि रेंट इस महीने का इतना है, कब पे करते नहीं बताया तो बस उसी महीने पे कर देते। तो अगर आपको किसी आइटम के बारे में पेमेंट टर्म्स नहीं बताई तो उसको सेम मंथ अज्यूम कर लेंगे। लिख लें पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, अभी जो अगला पॉइंट है ये सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, बल्कि अगले 2-3 पॉइंट सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। तो सेल्स टैक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। उम्मीद है आपको पता है, लेकिन फिर भी एक रिव्यू दे देता हूं। सेल्स टैक्स से पहले एक समरी समझें। ये आपको आती है, आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा, बस ऐसी एक रिवीजन समझ लें। होता ये है कि हम एक कंपनी है ए, हमने अपने सप्लायर से कुछ गुड्स खरीदी जो हमें कॉस्ट की, यानी इनकी प्राइस थी 10,000, और सप्लायर ने इन पे 20% मैं इसी को अज्यूम कर रहा हूँ, 20% सेल्स टैक्स लिया 2,000। तो हमने अपने सप्लायर को 12,000 रुपए दिए और गुड्स खरीद ली। सप्लायर इन 12,000 को लेके इसमें से 2,000 का क्या करेगा? गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट को इस 12,000 में से 2,000 पहुंच गया, हमने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। ये जो सेल टैक्स 2,000 था ये सप्लायर को दिया और वहां से गवर्नमेंट को चला गया। हम एंड कंज्यूमर होते तो बस बात खत्म, लेकिन हमने चीजें आगे किसी को बेची। अब हमने जब चीजें आगे कस्टमर को बेची तो हमने इससे प्राइस रखी 15,000, और चूंकि हम आगे फिर बेच रहे हैं तो हमने गवर्नमेंट के कहने पे 20% इस पे सेल टैक्स ले लिया 3,000। हमने कस्टमर को चीजें 18,000 की दे दी। कस्टमर की जेब से कितने पैसे गए? 18,000। उसमें कितना टैक्स शामिल है? 3,000। तो गवर्नमेंट ने असल में कस्टमर से 3,000 रुपए लेने थे, कस्टमर की जेब से 3,000 निकले, वो 3,000 हमारे पास आए, हम गवर्नमेंट को 3,000 जमा करा देंगे। लेकिन अगर हमने गवर्नमेंट को 3,000 जमा करा दिया तो गवर्नमेंट की जेब में तो 5,000 आ गए। कैसे? इन्हीं चीजों पे 2,000 को पहले ले चुका हुआ है, और अब 3,000 हम कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को पकड़ा देते हैं तो गवर्नमेंट के पास 5 चले जाएंगे। एक मसला। दूसरा मसला, हम एंड कंज्यूमर थे ही नहीं, हम पे टैक्स पड़ना नहीं था, लेकिन पहले टैक्स के नाम पे 2,000 पहले हमारी जेब से गया है, कस्टमर से 3 लेके हमने और 3 गवर्नमेंट को पकड़ा दिया, तो हमारी जेब से एक्स्ट्रा पैसे चले गए। तो होगा ये कि कस्टमर जब हमें ये 3,000 देगा, हम गवर्नमेंट को पैसे देते हुए इस 3 में से 2 रख के बाकी 1,000 गवर्नमेंट को देंगे। तो गवर्नमेंट के पास 3 पहुंच गया पूरा, और कस्टमर की जेब से 3 निकल गया। हम बीच में सिर्फ क्या कर रहे थे, पहले 2,000 सप्लायर के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके थे, जब कस्टमर से 3 आया तो उसमें से अपना 2 रख के 1,000 गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि हमें टैक्स नहीं पड़ना, टैक्स कस्टमर को पड़ना। ये सेल्स टैक्स की कहानी। अब होता क्या है कि हम गवर्नमेंट को हर महीने हिसाब किताब बना के देते हैं। हर महीने हम ये कहेंगे कि जो हमने इस महीने में सेल्स की, जो परचेजेस की, कस्टमर से 3,000 टैक्स लिया, सप्लायर को 2,000 दिया, ये लो 1,000 नेट, ये ले गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट को हर महीने एक हिसाब किताब दे रहे होते हैं, जिसको सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब इस सारी कहानी से कैश बजट का क्या ताल्लुक है? जब हम रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स लिख रहे होंगे तो वो कितने रुपए लिखेंगे? 18,000, क्योंकि कस्टमर से तो हमें कैश 18,000, पेमेंट टू सप्लायर में कितना लिखेंगे? 12,000, क्योंकि सप्लायर को तुम 12,000 दे रहे हैं। सेल्स टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट में कितना लिखेंगे? 1,000, क्योंकि गवर्नमेंट को हम 1,000 दे रहे हैं। तो कैश बजट की 3 चीजें आ गई, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स 18,000, पेमेंट टू सप्लायर 12,000, सेल्स टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट 1,000। एक तो ये लाइनें 3 हो गई। अगला मसला, कब ये 18,000 मिलना है? जो भी हमारी कस्टमर से पेमेंट टर्म्स एग्रीड है, कैश है, क्रेडिट है तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। इस 18,000 का ताल्लुक हमारी कस्टमर से रिसीट्स की टर्म्स एग्री हुई है उससे। इस 12,000 का ताल्लुक जो हमने सप्लायर से टर्म्स एग्री की है वो है। अगर हमने सप्लायर को 50% अगले महीने, 50% उससे अगले महीने, तो ये 12 उस तरह जाएगा। और इस 1,000 के लिए हर महीने की रिटर्न अगले महीने में फाइल करनी होती है, तो ये गवर्नमेंट को अगले महीने देने हुआ करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो 18 आया पूरा कि नहीं आया। हो सकता है उसको आते 3 महीने लग जाए, लेकिन ये हमें 1,000 गवर्नमेंट को देना ही देना है अगले महीने। तो इस सारी कहानी के हवाले से 2-4 चीजें लिख लें। अब बेशक इन नोट्स के बारे में कह दें कि ये सेल्स टैक्स के हवाले से नोट्स बताने लगा। अब जो नोट्स का सेट बता रहा हूं ये सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। लिख लें, हेडिंग लिख लें कि मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूं जो सेल्स टैक्स के हवाले से हैं, सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। और हम क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं कैश बजट, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। तो कैश बजट में ट्रेडिंग बिजनेस के सवाल कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं सेल्स टैक्स के हवाले से 3-4 पॉइंट्स लिखाने लगा। नंबर 1 लिखें,
receipts from customers दोबारा बोले। हम ये अकाउंटिंग का मामला है, हमने जब सेल्स परचेज की होगी ना तो परचेज 12,000 नहीं रिकॉर्ड की होंगी, परचेज डेबिट 10,000, 2,000 सेल्स टैक्स डेबिट किया होगा। फिर जब सेल्स की होंगी तो सेल्स क्रेडिट हमने 18 नहीं की होंगी, 15,000 की होंगी और 3,000 सेल्स टैक्स क्रेडिट किया होगा। तो सेल्स टैक्स 3,000 क्रेडिट, सेल्स टैक्स 2,000 डेबिट, तो नेट 1,000 सेल्स टैक्स में आ रहा होगा, वो गवर्नमेंट को दे देंगे। सेल्स टैक्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, पहला पॉइंट लिखा हूं मैं, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर्स are calculated on sales tax inclusive amounts. बराबर बोलिए। ये दोनों बढ़िया ना, नहीं सारी दुनिया में चोर होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी चोर होते हैं। अच्छा, क्या लिखा जी, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर्स आर कैलकुलेटेड, क्या क्या लिखा है, ऑन सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस। इससे मुराद क्या है कि जब हम रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स निकाल रहे होंगे तो वो 18,000 पे निकाल रहे होंगे, जब हम पेमेंट टू सप्लायर निकाल रहे होंगे तो 12,000 पे निकाल रहे होंगे, यानी ये सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट है। अगला नोट, पहला नोट रिपीट कर रहा हूं, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस। अगला नोट लिखिए, नेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स टू गवर्नमेंट। अच्छा, इसकी अंग्रेजी लिखवाता हूं, पहले समझें। अगर ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है जून का वाक्य है, तो गवर्नमेंट को 1,000 रुपए कब देंगे? जुलाई में। हम ये 1,000 रुपए गवर्नमेंट को जुलाई में देंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये जून की सेल्स का पैसा डेटर से आते आते जुलाई अगस्त सितंबर लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट को 1,000 रुपए कब देना है? जुलाई, जब रिटर्न जमा कराएंगे। तो गवर्नमेंट को पैसा देने का ताल्लुक है कि सेल्स और परचेजेस किस महीने की हैं, इससे ताल्लुक नहीं है कि हमें कस्टमर से पैसा कब आ रहा है। दोबारा, ये दोनों ट्रांजैक्शंस अगर फॉर द मंथ ऑफ जून है तो हमने जून की रिटर्न जो कि जुलाई में फाइल करनी है 1,000 रुपया गवर्नमेंट को देना है, यानी 1,000 रुपए का ताल्लुक है सेल्स और परचेजेस फॉर द मंथ से। रिसीट्स और पेमेंट से ताल्लुक नहीं है। इससे ताल्लुक नहीं है कि 18,000 बेशक जून का है लेकिन मिलेगा कब, जुलाई या सितंबर। इस 1,000 रुपए का ताल्लुक नहीं है। इस 1,000 रुपए का ताल्लुक है सेल्स फॉर द मंथ और परचेजेस फॉर द मंथ। इस पर टैक्स बनता कितना है और नेट कितना देना है गवर्नमेंट को। तो इसका रिसीट्स और पेमेंट से ताल्लुक नहीं है, सेल्स और परचेजेस से ताल्लुक है। लिखिए जी, क्या लिखा है, नेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स टू गवर्नमेंट is calculated net payment of sales tax to government क्या लिखा, net payment of sales tax to government is calculated on sales and purchases for the month, on sales and purchases for the month irrespective क्या लिखा, irrespective of the payment terms agreed with customers and suppliers। पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, नेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स टू गवर्नमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स एंड परचेजेस फॉर द मंथ irrespective of payment terms agreed with customers and suppliers। अगला नोट लिखिए, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अच्छा, आपसे अकाउंटिंग का नॉलेज तो नहीं टेस्ट होगा लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बात बता देता हूं। इस ट्रांजैक्शन को डेटर के डेबिट होगा 18,000 लेकिन सेल्स में क्रेडिट होगा 15,000, क्योंकि हमारी सेल्स तो 15,000 है, 3,000 तो गवर्नमेंट के ब्याज पे और सेल्स टैक्स के नाम से एक ये बैलेंस शीट आइटम होती है, 3,000 क्रेडिट होगा सेल्स टैक्स पेबल। अब हमारी इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 15,000 आएगी, जब डेटर पैसे देता जाएगा कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, उसका ताल्लुक 18,000 से। कैश लेते हुए थोड़ी सेल्स टैक्स रिकॉर्ड होगा, वो तो सेल्स के साथ रिकॉर्ड होना था। अच्छा, अब ये बता दिया तो ये बताएं कि अगर आपको सवाल में लिखा मिलता है कि हम वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल कमीशन देते हैं 5% ऑफ सेल्स, तो वो 5% ऑफ 18,000 या 5% ऑफ 15,000। अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल्स तो 5% ऑफ 18,000 कि 5% ऑफ 15,000, 15,000, क्योंकि सेल्स 15,000 है, सेल्स 15,000। हाँ, अगर सवाल में क्लियरली लिखा मिल गया कि 5% ऑफ सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट है तो 18,000 का है, वरना सेल्स बाय डिफॉल्ट मींस 15,000। तो अगला नोट ये लिख लें कि अगर आपको कोई एक्सपेंस सेल्स की परसेंटेज का दिया हुआ है, अगर कोई एक्सपेंस सवाल में सेल्स की परसेंटेज का दिया हुआ है तो वो परसेंटेज सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स पे लगनी है। दोबारा,
ये उर्दू में बता रहा हूं, खुद लिखते हैं। अगर आपको कोई एक्सपेंस जैसे कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स कह के दिया है कि इसका 5% फलाना कमीशन है, तो वो 5% किस पे लगना है? 18,000 पे लगना है कि 15,000 पे लगना है? 15,000 पे। तो ये बात लिख लें कि अगर आपको कोई सेलिंग एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स कह के दिया है, तो वो सेल्स टैक्स के बगैर वाली अमाउंट ऑफ सेल्स पे लगना है, इस इंक्लूसिव पे नहीं लगना। चलिए बजटिंग का एक सवाल और करते हैं, और इस सवाल में अब मैं कल वाले से थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं, फिर आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाऊंगा। राइस की बुक में देखना, बजटिंग में क्रिस्टल लिमिटेड का सवाल है, ऑटम 13। कहां पर? ऑटम 13 ना। अब एक सवाल करते हैं, ये आईकैप की बुक में नहीं है, जिनके पास राइस की बुक है उसमें पेज 409 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, और जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 262 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 है, क्रिस्टल लिमिटेड के नाम से, ऑटम 2013। ये सवाल आप लोग पढ़ लें, मैं अभी बोर्ड पे करने लगा हूं सॉल्व। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें आपको मंथ वाइज कैश बजट पूछा है, और बिल्कुल जैसे कल सवाल किया था फॉर द क्वार्टर एंडिंग, और 5 महीनों की सेल्स है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो सितंबर की सेल्स के ऊपर फोरकास्ट लिखा हुआ है, परचेजेस के ऊपर ये लिखा हुआ है कि सितंबर अभी शायद 2-3 दिन बाकी हो, यानी हम सितंबर एंड होने से पिछले हफ्ते बजट बना रहे हैं, इसलिए इसको फोरकास्ट कर दिया। ये रेलेवेंट चीज है, हमने जो बजट बनाना है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बनाना है। सेल टैक्स भी आ गया सवाल में, और 2 तरह की सेल्स आ गई हैं, बाकी इसमें भी स्टॉक नहीं है। अगला जो सवाल कराऊंगा उसमें स्टॉक ले आऊंगा। चलिए करते हैं, बजट बनाना है क्रिस्टल लिमिटेड मंथ वाइज बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग क्या है, दिसंबर 2013, और रुपीज है, 1000 है, मिलियन है, क्या है, फिगर्स किसमें दी है, रुपीज में, 1000 में, मिलियन 1000 में, तो रुपीज 1000। इनफ्लोज, सेल्स 2 तरह की हैं, एक हॉस्पिटल्स हैं और एक है स्कूल को, और ये इस तरह से बांटी हुई है कि 70% और 30%। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि सेल्स की एक ही वर्किंग करके, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह सब सेम है, तो बस मैं यहाँ पर डेटर्स लिख देता हूँ, जैसे कल वाले सवाल में किया था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। डेटर्स से पैसे तब पता चलेंगे जब सेल्स पता चलेंगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सेल्स पता है, सेल्स पता है, देखिए डेटर से पैसे तो तब पता चलेंगे ना जब सेल्स पता चलेंगे। कैश सेल भी है या सिर्फ क्रेडिट सेल है? क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, सेल्स नहीं पता, सेल्स पता होंगे तो रिसीट्स निकालेंगे, कोई और तरीका, कोई और रास्ता। परचेजेस पता है, परचेजेस पता है, और मार्जिन भी पता है, लेकिन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल का ताल्लुक होता है, सेल और परचेजेस का नहीं। तो परचेजेस से कॉस्ट ऑफ सेल कैसे पहुंचे? कॉस्ट ऑफ सेल तक। पॉइंट नंबर 1 में सेंटेंस लिखा हुआ है
कि जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी होती है कि जब चाहिए हो तो सप्लायर से खरीद लो, स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है, एंड देयरफॉर हैज अ नेग्लिजिबल स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक नहीं है, तो जब स्टॉक नहीं है तो परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही है, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल यानी परचेजेस पता है, वहां से सेल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल कल वाले तरीके ही है तकरीबन। तो हम एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि सेल्स हम ऐसे निकालने लगे कि वो जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है ना परचेजेस, उससे कैसे निकाले सेल्स जी। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हम जीपी मार्जिन कमाते हैं कि मार्कअप। पॉइंट नंबर 3 लास्ट सेंटेंस, नहीं प्रॉफिट का वर्ड तो है, मार्जिन है कि मार्कअप है? मार्जिन मार्कअप का वर्ड नहीं है, चलें और देख लें। परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑन सेल्स, तो ये मार्जिन है। जब मार्जिन है 20% तो इसका मतलब कॉस्ट 100 है और सेल्स 100 है। निकालें क्या बनी सेल्स अगस्त में, परचेजेस कितनी, तो इसको 0.8 से डिवाइड करें, 750। सितंबर 650, फिर 850, फिर 800, फिर 700। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, इन्हीं फिगर्स से निकालूं? सवाल में और कुछ ऐसी बात कि इन्हीं फिगर्स तो रिसीट्स एंड डेटर्स निकालूं या इसमें कुछ ऐड करूं? इसमें हमें 17% सेल्स टैक्स ऐड करना पड़ेगा। अब यही बात बताई थी कि जो कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं वो 15,000 नहीं 18,000 मिल रहे हैं, तो इसमें हमें सेल्स टैक्स ऐड करना पड़ेगा। कर लेते हैं। सेल्स टैक्स है 17%, तो 750 का 17%, नहीं सेल्स टैक्स कितना है? 127.5 है। अच्छा 110, 110.5, 144.5, 19। ये अब वो पैसे हैं जो हमें कस्टमर से मिलने हैं। 877.5, 760.5, 994.5, 936 और 819। अभी आ गई है सेल्स ग्रॉस अमाउंट जो कैश मिलना है, और कैश हमने चूंकि इन 3 महीने का निकालना है, तो रिसीट्स क्या तरतीब है रिसीट्स की? 70% जो कि हॉस्पिटल वालों को बेचते हैं वो पैसे कब देते हैं? 2 महीने बाद। जबकि 30% जो स्कूल वालों को बेचते हैं वो कब देते हैं पैसे? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, हमारी टोटल सेल में से 70% हॉस्पिटल्स को होती है, वो 2 महीने बाद पैसे देते हैं, और बाकी यानी 30% स्कूल्स को होती है जो महीने बाद पैसे दे देते हैं। तो स्कूल हॉस्पिटल का वर्ड हटा के हम ऐसे कह लेते हैं कि सेल्स का 70% 2 महीने बाद और 30% 1 महीने बाद। तो 30% है नेक्स्ट मंथ और 70% है सेकंड मंथ। अक्टूबर में 30% किसका मिलेगा? सितंबर का कितना? इसका 228.15। नवंबर में 30% किसका मिलेगा? अक्टूबर का पॉइंट। दिसंबर में नवंबर का 30, 280.888। अक्टूबर में 70% किसका मिलेगा? अगस्त का 614.25। नवंबर में सितंबर का 70, 532.35। दिसंबर में अक्टूबर का 70। तो हमें टोटल जो कैश मिलेगा 842.40, 830.70, 976.95। ये हो गई रिसीट्स। डेटर्स 842.4, 830.7 और 976.95, ये हो गई रिसीट्स। अब आते हैं आउटफ्लोज पे। आउटफ्लोज में है क्रेडिटर्स, वर्किंग 2। क्रेडिटर्स के लिए चाहिए परचेजेस, और परचेजेस दी हुई हैं कितनी? 600, 520, 680, 640। यही पैसे देने सप्लायर को या सेल टैक्स भी मिलाना है इसमें? सेल टैक्स मिला के देंगे कितना कितना? 102, 88.4, 108.8, 95.2। $702, 608.4। ये फिगर ठीक है यार, कुछ अजीब अजीब सी लग रही है। ये देख लो दोबारा 79, नहीं बढ़ तो गया लेकिन बढ़ के 87 है कि 88 है, देख कर कैलकुलेशन। 795.6, 748.8 और 655.2।
सही है सारी। चल अब यहाँ से आते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स के लिए क्या है क्रेडिटर से मामला? 10% सेम महीने, 60% अगले महीने और 30% उससे अगले महीने। तो 10% सेम मंथ, 60% नेक्स्ट मंथ और 30% फिर आगे सेकंड मंथ। समझिए 10% सेम मंथ यानी 79.56, 74.88, 65.52। 60% अक्टूबर में सितंबर का 365.04, नवंबर में अक्टूबर का 60, दिसंबर में नवंबर का 60, 449.28। अक्टूबर में 30 किसका? अगस्त का 210.6, नवंबर में सितंबर का 30, 182.52, दिसंबर में अक्टूबर का 30, 2.68। तो पेमेंट्स बन गई। अगली लाइन भी आएगी, पेमेंट्स बन गई 655.2, जी 477.36, 182.52, 734.76, 753.48। कितनी नजर आ रही है मेरी फिगर? नहीं आपको नहीं, कैमरे में। क्रेडिटर्स 655.20, 734.76, 753.48। सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो भी इन्हीं दोनों वर्किंग से निकल आएगा। वर्किंग 3 सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सेल्स के ऊपर जो टैक्स है उसको आउटपुट टैक्स भी कहते हैं और जो परचेजेस के ऊपर है उसको इनपुट टैक्स भी कहते हैं। ये हमें इन्हीं दोनों से मिल जाएगा, 127.5, 110.5, 144.5, 136 और 119। परचेज वाला 102, 88.4, 115.6, 108.8, 95.2। नेट हमने गवर्नमेंट को देना है 25.5, 22.1, 23.8। अच्छा हर महीने में देने वाला ही निकला, इसी महीने में रिफंड भी हो सकता था। कैसे? अगर ये ज्यादा होता ये कम होता। तो जो टैक्स देना है उसके बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 के अंदर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि वो अगले महीने दे देना है, और अगर रिफंड होता तो वो उससे भी अगले महीने मिलता। ये पॉइंट 2 में समझाया हुआ सारा। सेल टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा कराना है वो अगले महीने जमा कराना है। अच्छा अगले महीने की 15 तारीख को कराना होगा, 17 को कराना होगा, 23 को कराना होगा, अगले महीने में कराना है ना। तो जो गवर्नमेंट को जमा कराना है वो अगले महीने, लेकिन अगर रिफंड वाली बात बनती तो फिर उससे भी अगले महीने, लेकिन रिफंड नहीं है। अब ये वर्किंग निकल आई, यहाँ पर हम ये बता देते हैं अक्टूबर में कौन सा वाला लिखूं? ये तो रिटर्न का बनता है ना, पैसे कब देने हैं? सितंबर की रिटर्न वाला सेल टैक्स कब देंगे गवर्नमेंट को? अक्टूबर में। भाई हर महीने की रिटर्न बनेगी, ये हर महीने की रिटर्न का टैक्स है, देना कब है? अगले महीने। तो अक्टूबर में कौन सी पेमेंट दिखाऊं? ये सितंबर वाली 22.1, नवंबर में 28.9, दिसंबर में 27.2। फिर सुन ले, ये जो सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया है आप समझिए ये वो है जो हम रिटर्न बनाते तो देते। हम क्या कहते हैं कि जो अगस्त की रिटर्न है जो हम सितंबर में फाइल कर रहे होते कि अगस्त के महीने में जो सेल्स थी उन पे टैक्स इतना था, जो अगस्त के महीने की परचेजेस थी उन पे टैक्स इतना था, तो इतना नेट हम गवर्नमेंट को पे करने लगे। ये रिटर्न में बनाते और अगले महीने जमा करा देते। तो जिस महीने की रिटर्न उसके पैसा आउटफ्लो अगले महीने में। तो जो सितंबर की फिगर बन रही थी वो मैंने अक्टूबर में पेमेंट शो कराई, पेमेंट से कैश बजट बना रहा हूं। जो अक्टूबर की फिगर थी वो मैंने नवंबर वाले कॉलम में शो कराई, और जो नवंबर की फिगर थी वो मैंने दिसंबर वाले कॉलम में शो कराई।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हो सकता है आपके जहन में कि मैंने अपनी वर्किंग के अंदर दिसंबर का कॉलम क्यों बनाया? ये वाला दिसंबर वाला सेल टैक्स जमा होना कब था, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसका कॉलम ही ना बनाता। ये बेकार है ना फिर कॉलम, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसमें मेरी नसीहत ये है कि आप जब वर्किंग कर रहे हैं ना, तो हर महीने की वर्किंग करें, क्योंकि अगर आप वर्किंग करते हुए सोचने बैठेंगे कि दिसंबर की करूं कि ना करूं, अभी आप एक फ्लो में चल रहे हैं, वर्किंग पूरी कर दें, जो चाहिए वो लिख लें, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दें। लेकिन अगर वर्किंग करते हुए सोचेंगे कि दिसंबर करूं कि ना करूं, टाइम लगा, और अगर आपने सोचा कि नहीं जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ गई, फिर जाके वर्किंग कमेंट कर रहे होंगे, तो इससे डिस्टर्बेंस आएगी। तो आप जो मंथली वर्किंग कर रहे हैं वो आप वन गो में मंथली करते जाएं, फ्लो में बिल्कुल। अब जो काम की फिक्र है वो लिख लें, जो काम की नहीं है वो छोड़ दें। और पेमेंट्स में क्या है? अच्छा चलिए, नहीं मैंने ये सवाल खत्म करो ना क्लास, फिर दे दूंगा आपको लिखने के लिए टाइम। पॉइंट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो अच्छी बात। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ये हो गया सारा। पॉइंट 5 तो 95,000 हर महीने पेमेंट लिख लेते हैं, सैलरीज 95 95 95। मंथली रेंट है 50 मंथली है, लेकिन पेमेंट क्वार्टरली होती है और वो भी एडवांस अक्टूबर में होगी। है मंथली 50, लेकिन हम 3-3 महीने मिला के शुरू में देते हैं, तो यानी तीनों का मिला के 1.5 लाख हम अक्टूबर में देंगे। 150 क्योंकि बजट भी हम इसी क्वार्टर के बना रहे हैं ना। अगर ये ना भी होता तो नहीं, आप कह रहे हैं रेंट का पीरियड ये चल रहा है। अच्छा क्या चल रहा है इसके अलावा? दिसंबर में भी आ सकती है, तो क्या करें? आसानी अक्टूबर में होगी। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट नंबर 7 बिल्कुल वही है जो मैंने कल भी सवाल में डाला था। आपको पॉइंट नंबर 7 में टोटल एक्सपेंसेस बता दिए सितंबर के, उसमें से ये बता दिया कि फिक्स वेरिएबल कितना है, और ये बता दिया कि सेलिंग एक्सपेंसेस सेम महीने में पे हो रहे हैं। मैंने तो नेक्स्ट मंथ में कराए थे, अब सेम हो रहे हैं, बिल्कुल कल जैसा पॉइंट है। सितंबर के 40,000 हैं, इनमें से फिक्स कितने हैं, कितने बने? तो फिक्स तो हर महीने 14 होंगे, लेकिन जो वेरिएबल हैं इनको हमें सेल के साथ लिंक करना पड़ेगा। क्योंकि गिवन सितंबर के एक्सपेंसेस हैं, तो हम रिलेशन भी सितंबर की सेल से ही निकाल सकते हैं। तो सितंबर के सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कितने हुए? 26। अब ये सितंबर की सेल्स का कितने परसेंट? देखिए सितंबर के वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने? 26। सितंबर की सेल्स कितनी है? कौन सी लें? 650 या 760? 650 या 760? सेल्स क्या है? ये है कि ये सेल्स तो 650, तो 650 के हिसाब से जब आप इसकी परसेंटेज देखेंगे तो कितने परसेंट बनी? यानी हर महीने की सेल्स का 4% लेते जाएंगे, तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 850 का 4%। 850 800 का 700 का ये हो गए सेलिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 7 डन। पॉइंट नंबर 8, पिछले महीने की सेल्स का 6%। अदर ओवरहेड्स हैं, ये मैंने कल भी टर्म लिखी थी। लास्ट मंथ सेल का कितने परसेंट? 6%। लास्ट मंथ सेल का 6%, तो अक्टूबर में क्या लिखूं? 650 का 6%। नवंबर में क्या लिखूं? 850 का 6%। और दिसंबर में लिखूं 800 का 6%। बस खत्म। ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है, इसका टोटल क्या आएगा? पेमेंट्स का टोटल। फिर आगे क्या करेंगे? इनफ्लोज और आउटफ्लोज का नेट करेंगे, फिर उसके नीचे नहीं इसका टोटल आएगा ना इसका, फिर इसका और इसका नेट करेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और जो अक्टूबर का क्लोजिंग होगा वो नवंबर का ओपनिंग। ये आप पूरा कर लेंगे, तो आपका आज का होमवर्क यही वाला सवाल दोबारा है, इसको नोट करो। रह गई बात, आपका आज का होमवर्क यही है, ये सवाल दोबारा करिएगा। कल पे एक और सवाल, और वो और ऊंचे लेवल का सवाल। शर्मा यहाँ पे अब मैं बात चला रहा हूँ। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं। शाखें मतलब ब्रांचेस हैं, इसके एरियाज हैं, और हया भी ईमान की एक शाख। और जन्नत का वादा मैं बता रहा हूँ, जन्नत का वादा ईमान वालों के साथ, तो ईमान वाला वही होगा जो ईमान की सारी ब्रांचेस को फॉलो कर रहा है, तो हया उसकी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।